Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. माननीय राज्यपाल महोदय जी से कि वे पुनः बटन दबाकर साइबर अवेयरनेस कियोस्क का भी अपने शुभ हाथों से अनावरण करें। बढ़ते साइबर क्राइम की रोकथाम में यह महत्वपूर्ण कदम हमारे चंडीगढ़ वासियों को साइबर जागरूक करने में यकीनन मदद। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत ई गवर्नेंस के सहयोग से QR कोड बेस्ड सिटीजन रिव्यू सर्विस को विकसित किया गया है। यह प्रणाली द्वारा व्यवहार प्रतिक्रिया समय स्वच्छता ईमानदारी और पहुंच के आधार पर पुलिस स्टेशन और चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा एक नई शुरुआत, जिससे जनता का अधिक से अधिक विश्वास अर्जित कर सकें और जनता को अधिक से अधिक सहयोग कम समय में दे सकें। उसके लिए इस जो प्रयास किया गया है वो अभी आपके सामने लोकार्पण किया है। सबसे पहले तो इनको तैयार करने वाली जो टीम ने काम किया उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने वास्तव में चंडीगढ़ कई दृष्टि से क्राइम और क्राइम के बारे में काम करने में देश में अपना पहला स्थान बनाया। स्वयं गृहमंत्री जी जब आए थे तब उन्होंने भी ये जो 3 नए कानून हैं इनको लागू करना और इसको ठीक तरह से काम में शुरू करना, उसमें भी चंडीगढ़ ने अपनी प्राथमिकता अर्जित की है, जिसके कारण से सारे देश में एक तरह से आपको एक विशेष सम्मान मिला और उसी के कारण से शायद प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आने वाले हैं। चंडीगढ़ की इस उपलब्धि के आधार पर देश के बाकी सब स्थानों पर भी इस मैसेज को कैसे पहुंचाया जाए और कैसे लागू किया जाए, उसमें जो अगुवाई आपने की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो मंच पर विराजमान है श्री राजीव वर्मा जी मेरे सहयोगी हैं। मेरे राजभवन में श्री प्रसाद जी और DGP साहब, इनसे और आपके अधिकारियों के साथ मेरी जब पहली वार्तालाप हुई थी पुलिस के बारे में, तब मैंने अपने कुछ अनुभव जो मैं गृह मंत्री के रूप में काम किया राजस्थान में, उसमें कुछ प्रयोग किए थे। उस प्रयोग को मैंने आपके ध्यान में लाया कि मतलब सजा का परसेंटेज बढ़ाने के लिए जो हीनियस क्राइम है इसके लिए कोई केस ऑफिसर चाहिए जो उस केस को जब तक इसमें निर्णय नहीं हो तब तक वो बराबर उसको फॉलो अप करे, ताकि अपराध हो जाता है, अपराध दर्ज भी हो जाता है, हम सब मेहनत भी करते हैं और अंततः कहीं तो भी गलती रहने के कारण से अपराधी छूट जाता है, तो हमारा सारा प्रयत्न और समय शक्ति जो लगाई हमने वो निरर्थक हो जाती है। तो मैं सोचता हूँ उसमें हमारा सजा का परसेंटेज कैसे बढ़े। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में इस सारे पंजाब में और आपके यहाँ मतलब सजा का परसेंटेज विशेष करके NDPS एक्ट में हम लोगों ने राजस्थान में बहुत प्रयत्न करने के बाद भी 18-20% से ऊपर नहीं निकल पाया और कई राज्यों का जो मैंने एज ए गृह मंत्री के रूप में जाना पड़ा तो कई राज्य तो 10% से भी बिलो NDPS एक्ट में इतना बड़ा करोड़ों रुपया सीजिंग भी हो जाता है, आदमी अरेस्ट भी हो जाता है, जमानत पे भी छूट जाता है और अंत तो गत्वा जाकर के वो बरी हो जाता है। तो वास्तव में एक बहुत पीड़ा होती थी कि भाई इतना बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं, इसको कैसे ठीक किया जाए। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो केस ऑफिसर स्कीम हमने वहाँ लागू, फिर हमने हमारे कई बार हम घबराते हैं, लोग हमारी शिकायत करें तो क्या और कुछ नहीं होगा, क्योंकि फर्जी शिकायत करने वाले भी अपने देश में कम नहीं है। जिनको भी थोड़ा बहुत कहीं कंठ लगता है तो वो चाहे जो दर्ज कराना, तो जांच के बाद ही तो पता लगेगा कि इसमें सच्चाई क्या और सच्चाई क्या नहीं। तो मैं सोचता हूँ घबराने से काम नहीं चलेगा।
अपने को उसे फेस करना पड़ेगा। और उस कारण से ये जो हमने ग्रेडिंग करना शुरू किया, राजस्थान देश में पहला राज्य बना। जब आपकी डीजी की मीटिंग और प्रधानमंत्री जी स्वयं ने जब ली थी, तब उन्होंने राजस्थान का एक जिक्र किया था कि हमने इस सिस्टम के आधार पर रैंकिंग की है। हर महीने में हमारे यहाँ उस समय जो है ना 860 थाने थे, तो हर थाने को भी हर महीने में राजस्थान में कौन सा थाना नंबर 1 पे रहा, 2, 3 कौन रहा और सबसे लास्ट में कौन रहा, उनको हमने देने की कोशिश की। तो एक तरह से आपस में कंपटीशन प्रारंभ हुआ कि मैं अभी 10वें पर हूँ, मैं पहले पे कैसे जा सकता हूँ। और जो बहुत पीछे है उसको स्वयं को लगा कि मेरे काम में कहीं कहीं है, इसके कारण से इतनी नीचे रह गई। एसपी को भी रैंक देते थे। हमारे उस समय जो है ना वो 40 जिले थे, तो 40 ही एसपी को हर महीने अखबार में न्यूज पढ़ने को जनता को भी मिलता था और सारी पुलिस फोर्स को भी मिलता था कि कौन सा एसपी जो है वो कानून व्यवस्था बनाने में नंबर 1, 2, 3 रहा है। और साल में 12 महीने का जब तय करते तो उसके बाद उनको या तो पुलिस डे के दिन या किसी बड़े फंक्शन में उन सब लोगों को भी सम्मानित करने का प्रयास करते थे, ताकि एक तरह से उनके बीच में कंपटीशन प्रारंभ होकर के लॉ एंड ऑर्डर में काम करने की जो है गति बढ़ी है। बोर्ड के द्वारा नागरिकों की हमारे काम की समीक्षा करने का एक तरह से अधिकार है। हो सकता है कि वो हमारी अटरम छटरम को भी डाल सकता है। अपने यहाँ सब प्रकार की लोग रहते हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि उसके कारण से उस समय तक जब अपन ने ऑनलाइन FIR की, तो FIR की संख्या 3 गुनी बढ़ती है। अब बढ़ते ही वहाँ जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट की जो लाइन बनती है उसमें बनता है कि हम बहुत ही ज़्यादा क्राइम है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानते हैं कि हमका यहाँ फ्री रजिस्ट्रेशन है। FIR दर्ज कराना हर आदमी का राइट और उसकी एक तरह से कर्तव्य वो कराता है, हमको करना पड़ेगा। अब वो सही है या गलत है ये तो जांच के बाद हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि जो इस तरह की सूचना बार बार गलत सूचनाएं चाहे जैसे स्टाफ के बारे में डालता है और अनर्गल बातें करता है, उनको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनका भी विश्लेषण करना चाहिए कि ये आदत तो नहीं है कि कुछ भी लिखने के कारण से जो है वो किस तरह से बना, तो उसकी भी छांट करनी। और उसके बाद जो फर्जी FIR दर्ज कराता है और सीरियस ऑफेंस के ऊपर लगा देता है, कई बार पॉक्सो एक्ट है ना बना देता है, इतनी बड़ी जांच हो जाती है और आदमी का पूरा एनालिसिस होकर के समाज में बदनाम हो जाता है। अगर वो लास्ट में लगा कि भाई ये तो फर्जी मामला था, तो उसके खिलाफ भी उतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जिसने इस प्रकार का किसी के ऊपर चार्ज लगाया और उसको आइडेंटिफाई करके समाज के बीच में भी भेजना चाहिए। इतना हीनियस क्राइम जो है ना उसने किया है, तो उसके कारण से गलत रिपोर्ट दर्ज कराने वाले पर भी थोड़ा सा चेक बनेगा। हमारी जहाँ काम करने की जो एफिशिएंसी है उसमें भी काम में बढ़ेगा। तो प्रारंभिक समय में तो इसका नेगेटिव पक्ष आएगा, निश्चित आएगा, इसमें कोई दोहरा नहीं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कुछ है वो हम, क्योंकि ये जो शहर है, ये जिसने भी इसको प्लान किया है, शायद ये दुनिया में पहला शहर है जो इतना वेल प्लान और इतने अच्छे ढंग से इसको बसाया गया। अब उस समय तो सोचा था कि इसकी 5 लाख की आबादी रहेगी, लेकिन अब तो 10-12 से क्रॉस कर रही है। यानी सब प्रकार के रेस्ट्रिक्शन होने के बाद भी, और यहाँ आदमी कब रहता है, रिटायरमेंट के बाद सब आदमी यहाँ रुकना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक है, आपसी सामंजस्य भी ठीक है। एक तरह से यहाँ जिस प्रकार का वातावरण है, वो वातावरण आदमी को ओल्ड एज में यहाँ रहने के लिए बहुत आनंद का अनुभव होता है। इसलिए हर आदमी सोचता है कि तो जिस स्थान की इतनी विशेषता है, जहाँ इसको ब्यूटीफुल सिटी के नाम से जवाहरलाल जी ने उस समय भी कहा था पहले कि वास्तव में इस सिटी का नाम जो है ना ब्यूटीफुल सिटी के रूप में रखा है। तो वास्तव में प्राकृतिक दृष्टि से और सब दृष्टि से हमको ये अच्छा स्थान मिला। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से भी अच्छा स्थान है। हम यहाँ क्राइम को भी बहुत जल्दी ट्रेस कर रहे थे, लेकिन इससे जनता के बीच में हमारे प्रति एक विश्वास पैदा होता है कि अगर मान लो हमको कोई कारण क्या है कि चाहे आप हो या मैं,
मुझे भी अगर उदयपुर के किसी थाने में कोई जरूरत पड़ जाए जाना पड़े तो मेरा भी हाथ में ढूंढते हैं। कारण क्या है कि वो जो बाउंड्री का जो गेट देखते ही आदमी को बुखार चढ़ता है कि पता नहीं अंदर क्या होगा। ये इतने वर्षों के प्रयास के बाद भी आप ये विश्वास अपन नहीं जगा सकते कि अपराधियों के डर की जगह है, सज्जन लोगों के डर की जगह नहीं। और इसलिए सब जगह हमने स्वागत कक्ष बनाए हैं ताकि वो आराम से बैठ करके अपनी बात को कह सके। तो मैं सोचता हूँ जिसको लिखा कि मेरे योग्य सेवा, उसी शब्द को लोग जो है ना उसको कोशिश करते हैं या मेरे योग्य सेवा हो जाएगी अंदर गए। तो वास्तव में क्या है कि वाक्य को पढ़ करके तो विश्वास होना चाहिए कि यहाँ मेरे को सब प्रकार की मदद होगी। लेकिन अब जैसा कि धीरे धीरे व्यवस्था को सुधार करें और अब अधिकांश जो भी सिस्टम आया है वो सब ऑनलाइन होने लग गया, और ऑनलाइन होने से कई चीजों का क्राइम भी बढ़ा है ना। विशेष करके क्या है कि जो आज जो बैंक से जो डीलिंग होती है वो खाते से पैसे निकल जाता है, और कब वो आपको इस तरह से बात करता है जैसे कोई आपका परिवार का आदमी सामने फोटो भी दिख रहा है, वही बोल रहा है और वो कह रहा है कि मैं तो वहाँ फंस गया हूँ, मेरे इलाज के लिए हॉस्पिटल भर्ती कराना है, आप उसमें एक बार 2 लाख तुरंत ट्रांसफर करो। तो आप भी सोचते यार ये मेरा शक्ल भी उसकी दिख रही है जो बोल रहा है, मैं उसको पहचानता भी हूँ, अच्छे डाल देता है और फ्रॉड हो जाता है। अब ये फ्रॉड इतनी तेजी से हो रहा है कि वास्तव में आज समझ पाना मुश्किल होता है। कारण क्या है कि जो ठीक तरह से समझता हो तो ठीक है, नहीं तो कई बार जैसे ही फोन आया वैसे ही अपन वापस रिस्पॉन्स देने का काम करते हैं। तो उसके कारण से ये जो साइबर क्राइम जितना हो रहा है इसकी अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि लोग इसको समझे। और जैसा आपने कहा ना, पढ़े लिखे लोग इस चक्कर में फंस गए और उसके कारण से, पर जैसे ही फ्रॉड हुआ और उसको अगर 5 मिनट भी समय पता लगा कि ये मेरे साथ दगा हो गया, तो तुरंत अगर आपको रिपोर्ट करता है तो आप उसके जितने खाते उस पे से निकले हैं उसको सीज करके उस पैसे को आज नहीं तो 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद वापस उसको मिल जाएगा। उस अकाउंट जो है ना उसका पूरा खाते सब सीज हो जाएंगे। पर अगर इसमें 15-20 मिनट लग गया तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा, पता नहीं कितनी बार वो ट्रांसफर कर देगा कि फिर उसको ढूंढना बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत का बात होता है। फिर क्या है कि आजकल अपराध को ढूंढने में भी ये जो जितने भी आपके सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, अगर ये आपको जो कोई कंट्रोल रूम आपका ठीक प्रभावी है और उससे वो जुड़ा हुआ है बराबर, तो कंट्रोल रूम में जो स्टाफ है वो 24 घंटे उनको देखता रहता है कि कहाँ किस प्रकार की कोई घटना दुर्घटना हुई तो वो तुरंत अपने साथियों को सूचना करता है और रिस्पॉन्स टाइम जो है ना 5-10 मिनट में पहुंच जाता है। चारों तरफ से घेरा डाल देते हैं। तो एक तरह से आदमी को भय लगता है कि यहाँ अपराध करना इतना आसान नहीं होगा। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो आपने दोनों प्रयोग किया है, जनता को ये विश्वास है कि हम हमारी ये जो पुलिस की समीक्षा भी हम कर सकते हैं। कई बार इतने